सुबह की पहली किरण की तरह वो मेरे आंगन में छन्न से उतरी थी। उतरते ही टूटकर बिखर गई थी और उसके बिखरते ही सारे आंगन में पीली सी चमकदार रोशनी कोने कोने तक फैल गई थी। खिलखिलाकर जब वो सिमटती तो रोशनी का एक घना बिंदु आंगन के बीचों बीच लरजने लगता और उसकी बेबाक हंसी से आंगन के जूही के फूल खुलकर अपनी खुशबू बिखेरने लगते। उसका नाम था प्रीत। मैं उसे प्रीतो कहती थी। हुआ यूं कि मेरी एक बड़ी पुरानी सहेली अपने घर जा रही थी। मेरे पति विदेश गए थे। घर वैसे भी काटने को दौड़ रहा था। मेरी सहेली ने प्रस्ताव रखा कि प्रीतो को कुछ दिन मैं घर में रख लूं, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरी सहेली का दायां हाथ थी प्रीतो। उसके किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे उसे तीतो कहकर स्कूल में घुसते और फिर वो उनकी प्रीत आंटी हो जाती। प्रीतो को प्रीत कहलवाने का शौक था। स्कूल से लेकर तकिए के गिलाफ तक का काम प्रीतो के सुपुर्द था। पर जब छुट्टियों में मैडम घर जाने लगी तो प्रीतो को साथ ले जाना उसकी हिसाबी बुद्धि को ठीक न लगा। मेरी ये सहेली बचपन से ही दबंग थी। एक बार गोलगप्पे वाले से उसका झगड़ा हुआ और मैडम की चप्पल की मार से वो भाग गया था। तब से हम उसे मैडम ही कहते थे। उसका असली नाम भूल ही गए। 2 दिन पहले ही मैडम प्रीतो को लेकर मेरे घर आ गई थी। जब मैडम ट्रेन पर बैठी तो प्रीतो, जो उसका राय रत्ती संभाल कर देती रही थी, थक कर चूर हो चुकी थी। आते ही जब 2 सैरिरान खाकर वो सो गई। दूसरे दिन अभी घर में चहलकदमी की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बाथरूम का पानी धुआंधार बहने की आवाज आई। लोहे की बाल्टी में खुले नल का पानी शोर कर रहा था। बिस्तर में आंखें नीचे नीचे मैं जोर से चिल्लाई, प्रीतो जी मैडम। वो जैसे सर पर ही खड़ी थी। खबरदार, जो तुमने मुझे मैडम कहा। मैं झल्लाकर उस पर बरस पड़ी तो वो मासूमियत से बोली, तो फिर क्या कहूं मैडम जी। पहले ये नल बंद करो और तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो मुझसे कब आकर लिपट गई मैं ये जान ही न पाई। दीदी दीदी कहकर उसने सारा घर गूंजा दिया। फिर उसके अतीत की चंद पोटलियां पल भर में ही मेरे सामने बिखरी पड़ी थी। प्रीतो अकेली बेटी थी, 3-4 भाइयों की अकेली बहन। पर उसका बाप, जो बढ़ई से ज्यादा शराबी था, उसने इसके जरा सा बड़ा होते ही इसे नंबरदार के बेटे को ब्याह दिया। उसे पुराना दमा था। इस अन्याय का विरोध कौन करता। उसके भाई शराबी बाप की मार खा खा कर दौड़ने की उम्र आते ही घर से भाग गए थे। मां घर की दीवारों जैसी ही एक दीवार थी, भगवान की करनी। सुहागरात के दिन ही दूल्हे महाशय को दमे का ऐसा दौरा पड़ा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। सुहाग शैया पर बैठी बैठी प्रीतो सोई रही। सुबह लोगों ने कहा, कुलच्छनी ने आते ही पति पर वार कर दिया। पता नहीं नंबरदार के इस नाम का क्या होगा। इसका पाम तो जानलेवा है। तभी हमारी मैडम वहां पहुंच गई और शौहर के मरने से पहले ही उसे घर ले आई। सारे गांव के मुकाबले में वो अकेली ही थी, पर दबंग ऐसी कि उसे देखते ही नंबरदार हुक्का छोड़ उठ खड़ा हो। इसी दबंगता की वजह से आज तक उसकी शादी ना हो पाई थी। ऐसी ख्याति थी कि पुरोहित भी उसकी जन्मपत्री लेकर कहीं जाने को राजी ना होता। सुकुनारी ही रह गई। प्रीतो की आंखों में तैरते सपने मैडम ने बड़ी आसानी से पोंछ डाले और शहर में आकर बच्चों का किंडरगार्टन खोल लिया। प्रीतो को जो सहारा मिला तो उसने अपना सारा मन बच्चों में ही लगा लिया। मैडम उसे प्यार भी करती है, पर मजाल है जो कभी पता चलने दे। प्रीतो, जिसने शादी से सुहाग सनी भांवरों में शर्मा शर्माकर पांव रखे अग्नि के आगे कस्में वादे करते समय पिघलाती रही, वो प्रीतो कब तक अनुशासन में रहेगी, इसका भय मुझे बराबर लग रहा था। मेरे घर में आते ही जरा सी सहानुभूति उसकी आंखों में फिर से सपनों के संदेशे बुनने लगी। सारा काम हंसते हंसते निपटा लेती और सारा दिन कोई 6 बार कंघी करके महाबाहु हेयर स्टाइल बनाती रहती। बिंदी लगाने का उसे बड़ा ही चाव था। मैंने एक दिन कहा, प्रीतो, तू बिंदी लगाकर मिटा क्यों देती है? उदास होकर बोली, वो जो मर गया है। पर दीदी, मेरा मन बिंदी लगाने को करता है। मैंने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता है? ये कोई शादी थोड़े ही थी। वो उत्साहित होकर बोली, यही तो मैं कहती हूँ, पर मैडम हमेशा टोक देती है। कहती है लाल बिंदी सिर्फ सुहागी ने लगा सकती है, तुम काली बिंदी लगाया करो। हाँ दीदी, काली बिंदी तो लगा ही सकती हो, और अब उसे मरे 1 साल तो हो ही गया है। अब उसका प्रेत मुझे तंग नहीं कर सकता। ये कहकर वो हंस पड़ी। वो कहने लगी, दीदी, अगर वो जिंदा रहता
तो मैं गांव कभी न छोड़ती। शादी से पहले एक बार उसने रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कसम खा प्रीतो, मुझे कभी छोड़कर न जाओगी। मैंने कसम खाकर कहा था, कभी नहीं। तभी किसी के कदमों की आहट हुई थी और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसके घर वाले कहते हैं, हमें पता था ये ज्यादा दिन न रहेगा। हमने तो शादी इसलिए करवा दी थी कि प्रेत बनकर हमें तंग न करे। मेरा गला उन्होंने काटना था, सो काट दिया। मैंने कहा, प्रीतो, तू तो अभी 20 की भी नहीं हुई, ऐसी बातें क्यों करती है? तेरी किसी भी बात से नहीं लगता तेरी शादी हो चुकी है। ये जोग तो तुमने मैडम की संगति में लिया है जानबूझकर, इसे छोड़ना ही होगा। दीदी, पति को लेकर जो सपने मैं बुना करती थी, उनका राजकुमार ये तो न था। वो सपने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी आंखों में से पोंछ दिए गए। अब उस नई स्लेट पर कोई ना कोई रोज आकर मिट जाता है, कोई मूरत बनती ही नहीं। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें कोई अच्छा लगता है प्रीतो? नहीं, पर जी चाहता है मैं किसी को अच्छी लगूं। हाथ पांव में मेहंदी, मांग में सिंदूर, लाल जोड़ा और सुरमई आंखें, इनके साथ अगर सुहाग होता है तो मेरा भी हुआ था। पर सुहाग तो पति के साथ होता है, और वो तो मैंने देखा नहीं। प्रीतो, मैडम का किंडरगार्टन तू ही तो संभालती है। अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो क्या सब छोड़ जाएगी? पता नहीं दीदी, पर मैडम क्या ये बात कभी सह पाएगी? यही तो बात है, मैडम का मुझ पर पूरा भरोसा है। इसी से मुझे डर लगता है कि कहीं कोई अच्छा न लगे। मैडम, बच्चों के माँ बाप भी मुझी पर भरोसा करते हैं। मैडम को तो सबके नाम भी नहीं आते, और फिर अगर एक दिन अपने हाथ से बनाकर न खिलाऊं तो मैडम खाती ही नहीं। 2 महीने कब निकल गए पता ही न चला। बस एक दिन मैडम आई और प्रीतो को लेकर चली गई। जाती बार प्रीतो ने चोरी से मुझसे कहा था, दीदी, मुझे भूल न जाना, मैं तो न आ पाऊंगी, पर आप आना, मुझे बुलाओगी ना दीदी? मैंने उसे हौसला दिया। फिर गृहस्थी के ताने बाने को सुलझाती मैं प्रीतो की उलझनों को भूल सी गई। एक दिन भरी दोपहरी में मैडम आ धमकी। उसने पूछा, यहां प्रीतो आई है? मैं जरवत खड़ी रही, कुछ उत्तर न सूझा। जवान जहान लड़की आखिर कहां गई? मुझे चुप देखकर मैडम बोली, उसे आग लगी है, ये तो मैं जान गई थी। बस गलती एक ही हुई कि उसे मैं सब्जी लेने अकेली भेजती रही। छुपाकर बिंदी ले जाती थी, उस मरघट के पास जाकर लगाती थी। क्या आग है बिंदी लगाने की? जब भी कलमोही आती देर लगाकर आती। फिर सब्जी काटते वक्त या चपातियां सेंकते वक्त शर्माकर मुस्कुराती थी पट्टी। मुझे क्या पता था इसे क्या मौत पड़ी है, नहीं तो उड़ने से पहले ही पर काट कर फेंक न देती। मुझे तो डर लग रहा था कहीं पागल ना हो जाए। लक्षण सब वही थे। कुछ दिन पहले एक बच्चे की मां ने न बताया होता तो मुझे कहां पता चलना था। कोई मुआ दर्जी है, सब्जी वाले की दुकान के पास, उसी के साथ भागी होगी रांड, उसी के साथ आंख मटक्का चल रहा था। एक बार मिले तो पुलिस में देकर छुट्टी पाऊं। इंस्पेक्टर तिवारी के दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं। मैंने कहा, मैडम, तुम रूखी सूखी लकड़ी हो, अगर वो नागरबेल कहीं सहारा ढूंढती है तो जाने दो उसे खुशी ढूंढ लेने दो। बिफरकर मैडम चिल्लाई, ओह, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी ट्रेनिंग में कहाँ गलती हुई है। न तुम्हारे घर उसे रखती, न ये नौबत आती। अब मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी चिल्लाकर कहा, ये आग मैंने नहीं लगाई, पर यह आग मुझे ही लगानी चाहिए थी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित मैं न करूंगी तो कौन करेगा? तुम क्या जानो पुरुष के प्यार के बगैर जिंदगी कैसी रेगिस्तान सी होती है। फेरों की मारी को तुमने अपने अनुशासन के डंडे से साध कर रखा है। तुम जल्लाद हो तोशी, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मोहब्बत की जिंदगी नहीं देखी, कभी देखो तो जानोगी तुमने अब तक क्या खोया है। मैडम झल्लाकर बोली, मुझे फरेब नहीं खाना है मिसेज आदित्य वर्मा। आप घर में रखकर देखिए, अगर तुम्हारे पालतू आदित्य को भी न झटका दे दे तो मेरा नाम भी तोशी नहीं। दिन रात उसकी इशारेबाजियां क्या मेरी नजरों से नहीं गुजरती? अगर इस स्कूल की मुसीबत ना होती तो कब की भेज देती उसी गांव में जहां से कसाईयों के हाथ से इसे छुड़ाकर लाई थी। शादी करवा दो उसकी, मैंने कहा। चलो चाय पिए, पानी खौल रहा होगा। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो मैडम, तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाती हो। उसके बाद उसका जी थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने कहा, मैडम, उसकी शादी कर दो,
उसके हालात में एक बार अपने आप को खड़ा करो और सोचो। मैडम बोली, मैं कोई अच्छा लड़का देखकर कुछ कर पाती, इसके पहले ही लगता है वो भाग गई है। आज दूसरा दिन है। तौबा तौबा, अभी तो शाम की क्लासों के लिए बड़े बच्चे आते होंगे। लो मैं चली। कई दिन हो गए। एक दिन शाम के वक्त मैंने दरवाजा खोला तो प्रीतो सामने खड़ी थी। पीछे एक लंबा तगड़ा खूबसूरत सा लड़का। शराब से बीर बहोती उसकी आंखें, जैसे मेरे भीतर कुछ कंपा सा गई। बिखरे बाल और दम्भ से भरे चेहरे पर मस्तक उसने मेरी अभ्यर्थना में जरा सा झुका भर दिया। मैं स्नेह से दोनों को अंदर ले आई। चाय का पानी चढ़ाने जैसे ही रसोई घर में गई, प्रीतो पीछे पीछे आ गई। हंसकर बोली, कैसा है? मैंने कहा, अच्छा। वो हंसी, फिर बोली, शराब तो रात को पीता है, आंखें हमेशा लाल रहती है। मैंने कहा, मैडम को मिली? प्रीतो ने नीची नजर करके कहा, गई थी, उसने निकाल दिया। प्रकाश, यही आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। थोड़ा ठहर कर बोली, दीदी मुझे पुरानी धोतियां देना, ये एक ही धोती है, मैडम की थी। मैंने उसे धोतियों के साथ शगुन के रुपए भी दिए और प्यार से कहा, प्रीतो मैं हूं, कभी 19-20 हो तो याद रखना। प्रीतो मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। मुझे मालूम था वो गलती कर चुकी है। ये आदमी पति जैसा तो नहीं लग रहा। फिर कुछ दिन बाद मैडम का फोन आया। वह कहा, क्या दोस्ती निभा रही हो मिसेज आदित्य वर्मा? कल तुम्हारी वही साड़ी पहने प्रीतो मिली थी जो हमने साथ साथ कॉलेज के मेले से खरीदी थी। देखना कहीं साड़ी से कभी आदित्य को बुलावा ना हो। आदित्य। मैं चौंकी। ये मैडम कितनी संदिल है। उसके दूसरे ही दिन प्रीतो फिर आई, पर अकेली। रसोई घर में आकर बोली, मुझे बैंगन की पकौड़ियां बना दोगी? मैंने उसे भरपूर नजर से देखा। वो शर्माई और कहने लगी, अभी तो 3-4 महीने हैं, आज वो नासिक गया है तभी आ सकी हो। मुझे कुछ पैसे भी दोगी ना? वो तो खाली राशन लाकर रख देता है, एक भी पैसा हाथ में नहीं देता, बाहर से ताला लगाकर दुकान पर जाता है। फिर अचानक खुश होकर बोली, वहां एक खिड़की है जिसमें से कूदकर मैं कभी कभी निकल जाती हूँ। पर एक दिन पड़ोसिन ने उसे बता दिया था। उस रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसकी ओर देखे बिना पूछा, कोई शादी का कागज है तुम्हारे पास? सात्तु बोली, नहीं, शादी तो मंदिर में हुई थी। पैसे लेकर प्रीतो चली गई। 3-4 बरस उसका कोई पता न चला। एक दिन मैडम ही कहीं से खबर लाई थी कि उसका पति उसे बहुत मारता है। एक दिन देवर ने छुड़ाने की कोशिश की थी, सो उसे भी मारा और प्रीतो को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोसियों ने बीच बचाव करके फिर मेल करा दिया। मैं थोड़ी दुखी हुई, फिर सोचा बच्चे हैं, बच्चों के सहारे औरतें रावण के साथ भी रह लेती हैं। इसी तरह एक शाम आई, साथ लाई कुछ मेहमान। आदित्य बाजार से कुछ सामान लाने गए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत अपने फूल से 2 बच्चों को थामे खड़ी थी। मैंने कहा, प्रीतो? वो बच्चों की उंगलियां छुड़ाकर यूं लिपटी जैसे इस भरी दुनिया में उसे पहचानने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा, प्रीतो, घर में मेहमान है, आओ अंदर चलो। बगैर भूमिका बांधे प्रीतो ने कहा, दीदी वो चला गया है दुबई, घर भी किसी और को दे गया, सिर्फ आज रात मुझे रह लेने दो। मैंने कहा, प्रीतो ये मेहमान आज ही आए हैं, तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, फिर बच्चे भी हैं। प्रीतो ने कहा, इन्हें लेकर मैं बरामदे में सो जाऊंगी, कल सवेरे यही मैंने किसी को मिलना है, वो मेरा कोई इंतजाम करने वाले हैं। मैडम मुझे किसी आश्रम में भेजना चाहती है। मैंने कहा, तुम मैडम के घर क्यों नहीं गई? वो कभी भी नहीं रखेगी दीदी, और फिर मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। पर क्यों? अगर कभी इनका बाप आया तो? मेरी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा घूम गया। मैडम की कही हुई बात भी याद आई। एक रात उनकी मर्जी के बगैर भी रख सकती थी, पर प्रीतो को यह पूछने का साहस उसममा न था कि कल कहां जाओगी। मैंने अपने अंदर के इंसान का गला दबाया और कहा, नहीं प्रीतो, यहां रहना मुमकिन नहीं है। ये लोग हमारे जेठ की लड़की देखने आए हैं। लड़की कल दिल्ली से आएगी। ऐसे नाजुक रिश्तों के दौरान मैं घर में कोई अनहोनी नहीं कर सकूंगी। तुम पैसे लो, अगर कल सवेरे यहां किसी को मिलना है तो टैक्सी में आ जाना। अब तुम जाओ। मैंने उसके दोनों बच्चों को उंगली से लगाया। दरवाजे के बाहर जाकर चौकीदार से टैक्सी मनवाई और बच्चों के साथ प्रीतो को बैठते देखा।
उसकी पसीने से तर हथेली में कुछ नोट खोस दिए। घर आकर दरवाजा बंद कर लिया। ये दरवाजा मैंने प्रीतों के लिए बंद किया था या अपने लिए ये न जान पाई। रात भर मुझे चौराहों के ख्वाब आते रहे। फिर कई दिन मैं दीवारों से पूछती रही, कल कहाँ जाओगी? दो कमरों का घर भाई भाई कर रहा था। रसोई के आगे छोटी सी बालकनी में आंधे पड़े बर्तनों की तरह ही संध्या दोनों हाथों में चटाई को भींचकर गुच्छू मूछू सी पड़ी थी। उसके हाथों की टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर लावारिस लाशों की तरह पड़े हुए थे। कलाई पर जमा खून और खरोंचें देखकर उसे अपनी सोने की चूड़ियां फिर याद आ गई। संध्या ने चटाई को हाथों से भींच लिया। उसकी सिसकियां फूट पड़ी। उसकी आंखों की कोर में ठहरी आंसुओं की बूंदें बह निकली। उसके तार तार हुए कपड़े गुज़िश्ता रात की कहानी कहने लगे। बारिश अब थम चुकी थी। सिर्फ हवा में उसकी खुशबू थी या चिपचिपाते हुए माहौल में मुंह डेरों पर ठहरी बूंदें, पत्तों पर विश्राम करते जलकर और कहीं कहीं बच्चे की तरह लुढ़क जाने पर टप से शोर करता जल। उसे अचेतावस्था में मानो फिर सुनाई दिया, ठक ठक ठक। उसने अपने होंठ भींचकर चटाई और जोर से पकड़ ली और होंठों से हिकारत के साथ लफ्ज फूटे, फिर आया होगा हरामी। आंसू जोर जोर से बहने लगे। नाक के द्वार पूरी तरह से बंद थे। सिसकियों से उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा थक थक फिर हुई है। हिम्मत करके उसने चटाई छोड़कर अपनी दुखती बाहें फैलाई। कड़कड़ की आवाज ऐसे हुई जैसे किसी दरख्त की टहनी टूटी हो। दर्द की एक लहर के साथ खरोंचों पर बने निशान खींचकर बहने लगे। खून खून, लाल लाल खून। उसने उन कतरों को देखकर कहा, माँ मैं हार गई हूँ, माँ मैं अपने बेटे से हार गई हूँ। सुबकते हुए फिर उसने बेमन से कहा, हाँ माँ, वैसे ही जैसे कभी तुम मुझसे हार गई थी। वक्त अपना बदला ले रहा है। जानती हो माँ, उसने क्या लिखा है? संध्या ने अपनी सुबकी को दुपट्टे के आंचल में ढंकते हुए कहा, हाँ माँ, हाँ यही लिखा है उसने। तुम्हारे पप्पू ने यह लिख दिया माँ। सुनोगी? तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस पर हाथ रखो और सुनो। तुम्हारे पप्पू ने कई कुछ लिखने के बाद यह भी लिखा है, पापा की आदतें बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है माँ। सुन रही हो? कितनी बड़ी बात लिख गया तुम्हारा पप्पू। तुम चाहे न कहो, पर मुझे याद है। इसकी उम्र की थी तो मैंने भी तुम्हें यही कहा था। तब मैं कहाँ जानती थी मेरा बच्चा भी कल मुझसे यही कहेगा। अपने वक्त का हर कोई सिकंदर होता है माँ, आने वाले वक्त से बेखबर, जाने वाली बहार से अनजान, मोड़ पर गिरे पहाड़ से अनविज्ञ। माँ, इसके भरोसे मैंने इसके बाप का हर जुल्म सहा, और तुम्हारी शर्म से माँ, तुम्हारी शर्म और लिहाज के चप्पों से मैं वक्त की लहरें पीछे धकेलती रही। मैं जानती थी अगर पप्पू के बापू के जुल्मों का पता तुम्हें लग गया तो तुम बचोगी नहीं। तुम्हारे मरने का मुझे दुख न होता, पर इस बात का दुख जरूर होता कि तुम वह सब जानकर मरी हो जिसे छुपाने के लिए मैं यह दुख बर्दाश्त करती रही। नहीं तो मैं बेटे की माँ थी, 2 वक्त की रोटी कमा लेती, अपना बेटा भी पाल सकने योग्य थी। अस्पताल का क्वार्टर भी मेरे ही नाम है। क्या सिर पर छत और चूल्हे में आग होने के बाद भी आग में जिंदा रहना जरूरी है? तुम्हारे घर का चूल्हा भी तो तुम्हारे ही दम से चलता था माँ। एक गाय पालकर उसका दूध बेचकर तुम आज इतने बड़े तबेले की मालकिन हो गई। बचपन में मैं जब तुम्हें गाय का दूध दूहते ही थानेदार के घर लौटा लेकर जाते देखती तो तुम पर बड़ा गुस्सा आता था। पेट भर दूध मिलने पर भी मैं वह सारा दूध खुद पी जाना चाहती थी। वह हमारी कपिला गाय का दूध था ना। एक बार जब तुम दूध लेकर गई थी तब बापू ने मुझे कहा था, तुम्हारो माँ ऐसी ही है, उसे अपनों से ज्यादा दूसरों का ध्यान रहता है। मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आया था, पर यह ख्याल नहीं आया कि घर में बापू क्यों नहीं आटा लाते, तुम क्यों लाती हो। तब मैं सोचती थी जैसे माँ मुझे खिलाती है वैसे ही उसे बापू को भी खिलाना चाहिए। खिलाने वाली तो माँ ही होती है। और जब बापू तुम्हें घायल करके तुम्हारे पांव की कड़ियां उतार कर ले गए और तुमने दहाड़ कर कहा था घर चलाना मर्दों का काम होता है, तब मैं यह न समझ पाई थी कि घर को कैसे चलाना होता है। पर बापू ने हमेशा यह बात अनसुनी कर दी। जब तक वह ट्रेन से कटकर मर नहीं गया तब तक उसके नशे का खर्चा भी तुम ही चलाती थी। वह तुम्हें इतना मारता था, गाली देता था, फिर भी तुम उसे खाना देती थी।
जब एक बार मैं सहम कर तुम्हें दरवाजे की ओर से देख रही थी, तब साथ वाली मौसी ने तुम्हारी घावों पर हल्दी चूना लगाते हुए कहा था, जाने दो बंती, उसी की बदौलत तो गुलाबी दुपट्टा ओढ़कर चौक में बैठकर फुलके बनाती हो। दूसरी औरत के पास जाता है तो जाने दो, तुम्हारा क्या दे आता है, कुत्ता है कुत्ता। तुमने घायल शेरनी की तरह सीधे बैठकर कहा था, मेरे पाम की कड़िया उसे ही देकर आया है, और अब जो चूड़ियां उड़ाना चाहता है वे संध्या की नानी ने उसके लिए दी थी। रोज मेरे हाथ तोड़ता है, ये चूड़ियां वो खुद नहीं पहनेगा, उसी रान को ले जाकर देगा। ये दर्द तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। बड़ी आई छोटी सेंकने वाली, तुम तो उल्टा चोट देकर जाती हो। मौसी खामोश सी तुम्हारी चोटों पर हल्दी चूना लगाती रही थी। उसके भी आवाज आंसू पिघलती बर्फ की तरह टप टप गिरते रहे थे। उसी वक्त मेरे जीवन में जैसे दिन चढ़ आया था। मेरी समझ में आया था, बापू जो चूड़ी माँ से रोज मांगता है वे असल में मेरी है। माँ पर अचानक प्यार उमड़ आया था और बापू की सूरत से नफरत होने लगी थी। और आज वही चूड़ियां उसका पति खून के कतरों में से उतार कर ले गया। उसकी कलाई फिर फूट पड़ी। इन चूड़ियों में से उसे अपनी बहू का सुंदर मुख दिखाई देता था। उसने चटाई पर आधे लेटकर अपने आंसू बह जाने दिए और वह रोते रोते बोली, माँ, तुमने कितनी मार सहकर अपनी बेटी के लिए यह चूड़ियां बचा ली थी, पर मैं आज अपनी बहू के लिए यह चूड़ियां न बचा सकी। मैंने कोशिश की थी माँ, मेरी कलाई पर यह रिश्ता खून इस बात का गवाह है। तुम तो जानती हो वे चूड़ियां कितनी तंग थी। निर्दयी ने खाल ही खींच ली। माँ, अगर पप्पू ने वह खत न लिखा होता तो आज भी मैं चूड़ियां न उतारने देती। भले ही वह मुझे मार डालता, आज उसे छोड़कर तुम्हारे पास भी आने की हिम्मत आ जाती माँ, पर पप्पू ने मेरे बदन की सारी सत्ता निचोड़ ली। मुझे दुख में देखकर हैरानगी और बेचारगी से फैलती तुम्हारी आंखों की बेबसी ने ही मुझे आधा मार डाला था। माँ, आज पप्पू के खत ने मुझे सारा ही मार डाला। अगर तुम्हारी बेचारगी को सह पाती माँ, तो इस राक्षस को तभी छोड़ देती जब इसने मार मार कर मेरे पेट के बच्चे को खत्म कर दिया था। वह लड़की थी माँ, मैं लड़की की माँ होना चाहती थी, पर फिर मैंने कभी बच्चा ना होने दिया। पर माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, फिर भी यूं लगता है सभी माई जानती है सच क्या है, इसीलिए वे ऊपर से झांकती टीपटाप की नाजुक परत को नहीं उघाड़ती। दिवाली के दिन जब इस निर्दयी ने मेरी बाह तोड़ी थी, तब मैंने तुम्हें कहा था, मैं बाथरूम में फिसल गई थी, पर तुम्हारी आंखों में झांकता अविश्वास मेरी खिल्ली उड़ाता रहा था। मैं जब भी तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती, भगवान के आगे गिड़गिड़ाकर मेरा सुख मांगती, तुम आ खड़ी होती और तुम्हारी ग्रहार मुझे याद आती। भगवान, मेरी संधों को सुख देना, जो मैंने देखा है वह इसे न दिखाना। मुझे हमेशा यही जुमला याद आता और दहलीज के बाहर बढ़ता मेरा कदम ठिठक कर रह जाता। माँ, तुम मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बापू का अत्याचार सहती रही, पर मैंने ये सब अत्याचार तुम्हारे लिए सही माँ। हमेशा भगवान के आगे मेरे सुख के लिए तुम्हारा गिड़गिड़ाना मेरी राहत के दरवाजे बंद करता रहा। शादी से पहले जब मैं शफ़ा खाने से देर करके लौटती थी, तब तुम्हारे चेहरे पर फैली घृणा, गुस्से और हिकारत की ताब मैं न ला सकती थी। तुम्हारी तरफ पीट करके बोला गया झूठ भी मुझ पर किसी शोहदे की टिप्पणी की तरह हंसता रहता था। फिर भी एक बार तुमने अपनी सारी घृणा पीकर मुझे समझाने की आखिरी कोशिश की थी, संधो, ये कंपाउंडर अच्छा आदमी नहीं है, अब तुम्हें क्या बताऊं, रब ही तुम्हारा रखवाला है। गुस्से से उबलती मैं कहीं यह भी जानती थी कि औरतें दबे स्वर में रघु की बातें करती हैं, पर रघु ने अपनी आंखों में मोहब्बत की चाशनी भरकर मुझे कहा था, संधो, मैं तो गम गलत करने के लिए कभी कभी 2 घूंट शराब जरूर पीता हो, पर किसी औरत की तरफ मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब तुम्हारे गांव की लड़कियां अबॉर्शन करवाने आ जाती हैं, तब मुझे बड़ी दया आती है। अब देखो ना, रहमतो अबॉर्शन ही करवाने आई थी। जब मैं उसे अबॉर्शन के टेबल पर ले गया, तब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं उसकी इज्जत लूटना चाहता हूं। अरे कौन सी इज्जत? देखो संधो, कितना झूठ है। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो क्या कोई उसे गांव में रहने देगा? नहीं ना। बस यूं समझो कि मुझे तरस आ गया, लोगों के मुंह में बंद नहीं करवा सकता। तब मेरे मन में एक सवाल उठा था, अगर उसने अबॉर्शन नहीं करवाया तो फिर उसे बच्चा क्यों ना हुआ? पर इस तरह की फिजूल सी बातों को मोहब्बत का तूफानी रेला पीछे धकेल देता था।
जब संधो गांव में 10वीं पास करने वाली पहली अकेली लड़की थी, तब इसी रघु ने द्वारे पर आई डॉक्टर को कहकर इसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए भिजवाया था। तब तो तुम भी खुश थी माँ, पर तुम और मैं दोनों ही यह नहीं जानती थी। मुझे ट्रेनिंग पर भिजवाकर यह बरसों मास्टर की बेटी को शादी का झांसा देता रहा, और जब उसकी शादी हो गई तब उससे पैसे ऐंठता रहा। ये मुझे खुद मास्टर की बेटी ने बताया था, पर तब मुझे रघु के सिवा कुछ न दिखाई देता था। पर हाँ, हमारी शादी के बाद रघु ने उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दिया था। ब्लैकमेल तुम नहीं समझोगी माँ, तुम सारी उम्र ब्लैकमेल होती रही। तुम्हें तब समझ ना आया तो अब क्या आएगा? क्या क्या बताऊं माँ, ये सब जिल्लत की कहानियां हैं। तुम नहीं सुनो तो अच्छा है। डॉक्टर वर्मा के साथ जब इसने मुझे तोहमत लगाई तो मैंने घृणा और गुस्से के मारे अस्पताल जाना बंद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जब 2-3 फाके लगे तो मुझे फिर नौकरी पर जाना पड़ा। पप्पू कहता, माँ दूध दो ना। मैं कहती, पैसे नहीं है। वह कहता, पैसे बाजार से खरीद लाओ ना। मुझे उसकी बातों पर तरस भी आता और प्यार भी। पर इसका बाप उन दिनों फिर गायब हो गया था और मैंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। कोई भी डॉक्टर मुझे अपने वार्ड में नहीं रखना चाहता था। मैं अपराधिनी सी नौकरी पर जाती थी। इतनी बेहुरमती मैंने किसके लिए सही? तुम्हारे लिए माँ, और तुम्हारे इस पप्पू के लिए। और माँ, आज जानती हो उसने मुझे क्या लिखा है माँ? उसने मेरी जात को गाली दी है। उसने लिखा है मैं डॉक्टर वर्मा की रखैल थी। उसने लिखा है माँ, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। और माँ, उसने लिखा है मैं नहीं जानता मैं किसका बेटा हूँ। और मत पूछो क्या क्या लिखा है। ये रघु पिछले 8-10 दिन से गायब था तो मैंने सुख की सांस ली थी। मेरी रसोई के बर्तन चमकने लगे थे। मेरे आंगन की धूप मीठी हो गई थी। मेरे घर से हवा सहमी खिड़की झिझकती द्वार से लौट न जाती थी। भीतर आकर एक जवान लड़की की तरह झूमती थी, अटखेलियां करती थी। मेरे बाल बिखर कर मुझे छेड़ते थे। मैं खुशी से खिल जाती थी। तभी पहले आई पप्पू की चिट्ठी और फिर आया यमदूत, तुम्हारा जामाता। तुम ठीक ही कहती थी माँ, यमदूत से ही जामाता बना है। इसने घर में घुसते ही घर की पूरी सांस रोक दी और बैठा भी नहीं। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह बोला, जिस बेटे पर तुम्हें नाज था वो अब सब जान गया है। वो तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। ला, अब ये चूड़ियां मुझे दे दे। अब तो उसकी बहू तुम्हारे गंदे हाथों की ये चूड़ियां कभी नहीं पहनेगी। ला, मुझे दे। कम से कम मैं इनका सदुपयोग कर सकता हूं। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे जितनी घृणा रघु पर आज हुई उतनी पहले कभी ना हुई थी। पप्पू का रहस्य मेरे सामने खुल गया था। जिस पप्पू को सेंध सेंध कर रखा था, जिसके भविष्य के लिए मैंने अपना वर्तमान दांव पर लगा दिया, उसने मेरी उम्मीद का दिया बुझाने के लिए एक सांस भी इस्तेमाल न की। मेरा सारा मोह बह गया और उसके साथ ही बेदर्दी से रघु मेरे हाथ की सोने की चूड़ियां उतारता रहा। मैंने तो पप्पू को बाप से बचाकर रखना चाहा, पर कहां बचा पाई। संध्या फिर चटाई पर आंधी होकर लौटपोट हो गई और बड़ी बेचारगी से कहने लगी, मैं हार गई हूं मां, मैं सच्ची हार गई हूं। तुमसे सब कुछ छुपाकर रखने का जो मेरा संकल्प था वो भी हार गया है। अब तुम सब जान जाओगी मां, पर मैं कब तक फिसलती बात को पकड़ कर रखूं? तुम मर जाओ मां, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। मैं कब आजाद हो सकूंगी? मां के मरने की बात अपने ही मुंह से सुनकर संध्या जोर जोर से बयान करने लगी। मां, तुम्हारे लिए क्या क्या सहती रही। मैं जानती थी रघु का असली चेहरा देखकर तुम बचोगी नहीं, पर मां, मैं अब थक गई हूं। अब मुझे पप्पू की कोई शर्म नहीं, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं। हाँ, सब जान जाओ, सबको मालूम होना चाहिए मैं कितनी फर्माबरदार बेटी रही हूं। मैंने मां को कभी नहीं बताया। मेरी बाह कैसे टूटी, मेरे माथे पर कैसे टांके आए, मेरी हंसुली कैसे गुम हुई, मेरे पैरों से कड़ियां कौन खींच कर ले गया। मां, मां, मैंने भी वो सब सहा जो तुम सहती रही, पर क्या हुआ? सब बह गया। मैं तुम्हारे मरने की दुआ नहीं करती, तुम्हारे मुक्त होने की फरियाद कर रही हूं। तुम्हारी मुक्ति में ही मेरी आजादी है। मां, जिस दिन रघु ने बरामदे से पप्पू की दोनों टांगें लटकाकर फेंकने की धमकी दी थी, उसी दिन मैंने इसे तुम्हारी सफेद चांदी के रुपयों की पोटली थमाई थी। वो गुम नहीं हुई थी मां, इसी हरामी को उसकी दरकार थी। मैंने सच को छुपाने के लिए हमेशा तुमसे झूठ बोला। मेरे पास और कोई चारा न था। ठक ठक ठक, इतनी हल्की ठक ठक रघु की नहीं हो सकती।
अब तो उठना ही पड़ेगा। पता नहीं इतने मुंह सवेरे कौन आया है। संध्या ने उठने की कोशिश की। दुपट्टे से छलनी जिस्म ढका और लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। द्वार पर तारवाला खड़ा था। कभी इसकी पत्नी की पहली जचकी पर संध्या ने रात भर जागकर उसकी डिलीवरी करवाई थी। इस तारवाला भौचक उसे देखता रह गया। उसने डरते डरते कहा, बहन जी क्या बीमार है? रात में भी 2 बार द्वार खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। मैंने सोचा आप सोई होंगी, सुबह आऊंगा, तार ले लीजिए। संध्या के हाथ कांपने लगे। ये तार कहीं माँ का तो नहीं? उसके मन में कुछ घुड़का। उसने कहा, माँ तुम मरना नहीं। नहीं माँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी माँ, पर तुम मरना नहीं। मुझे तुमसे बल मिलता है माँ। उसने सोचकर डरते डरते तार खोली और दीवार से घिसटती घिसटती चौखट पर बेहोश हो गई। कास्तू एक एक उपला पलटती जा रही थी। कुर कुर कुर। ये स्वर सुनकर कोड़ू तीतर अपनी चोंच उठाकर ऊपर देखता और अपनी गर्दन हिलाने लगता। वह कास्तू की ओर भाग रहा होता तो उसके गले में पड़ा छोटा सा घुंघरू बजने लगता। घुंघरू की मध्यम सी आवाज सुनकर कास्तू को अपने सामने 2 नाजुक से छोटे छोटे हाथ दिखाई देने लगते, जिनमें कभी चांदी का एक एक कंगन पड़ा हुआ था। कोड़ू के गले में इन्हीं कंगनों की घुंघरी पड़ी हुई थी। कास्तू की दुनिया गोल नहीं लंबी है, जिस पर मोड़ ही मोड़ दिखते हैं, और प्रत्येक मोड़ पर कास्तू ने नई जिंदगी देखी है। गहरी घाटी पार करके कास्तू जब छप्पर वाली रिज पर पहुंची तो सामने बांसों पर लहराती रंग बिरंगी झंडियां दिखाई देने लगी। वह उसी ओर चल पड़ी। जब वह जगतू बरवाले के थान पर पहुंची तो वो झंडियां उसे स्याह लगने लगी। थान पर जगतू बरवाला देवता के सामने धूप जला रहा था। गूगल धूप की सुगंध थान के भीतर और बाहर चबूतरे तक फैल रही थी। धूप वाली करोची हाथ में लिए बरवाला बाहर आया। जय जय सुरगल देवता, तेरी साम, जय जय। ये कौन डोली है? बरवाला जी मैं हाजिर हूँ। बरवाला धूप वाली करोची चारों ओर घुमाने लगा। 10 दिशा में हमारी रक्षा करो सुरगल महाराज। शंख फूंकने के बाद बरवाला चिलम लेकर एक खंभे के सहारे बरामदे के कोट पर टिक बैठा। पक पक पक। पहले हल्के हल्के कष्ट लेने के बाद उसने जोर से दम खींचा। चिलम पर एक लाट नाच उठी। लाट की रोशनी में उसे कास्तू की एक झलक सी दिखाई दी। कौन जात है तेरी? महाशी, इस चोले में किससे नाता है? बरवाला जी, सिर के साई के सिधारने के बाद सब रिश्ते नाते टूट गए हैं। मेरे महाशय को फांसी लटके 1 साल बीत चुका है। वह क्यों? उसका स्वभाव जरा तेज था। उसने अपने 2 शरीकों को एक साथ काट डाला था। एक आह भरकर कास्तू कह रही थी, माथा फूटे इस भाग्य का। उसने एक फलती फूलती गृहस्थी उजाड़ दी। मैंने 1.5 मन परोला सफेद मिट्टी सिर पर ढोकर कस्बे में बेचा। बड़े बड़े नामवर लड़ाके वकील किए, बड़ी से बड़ी अदालत में अपील की, लेकिन मेरे महाशय के भाग्य में केवल फांसी लिखी थी। अच्छा, तो तू फामी की औरत है? एक दिन वह स्थान पर सवाली बनकर आया था औलाद के लिए, लेकिन तू अब? सुनिए बरवाला जी, परदेश जाकर भीख मांगने में भी कोई शर्म वाली बात नहीं, पर अपने शरीकों में, और फिर शरीक भी वो जिन्होंने हमारे विरुद्ध बढ़ चढ़कर गवाहियां दी। महाशय के फांसी चढ़ने पर इन्होंने खुशियां मनाई थी। अब मैं कैसे उस जगह दिन काट सकती हूँ? घबरा नहीं महाशी, तेरे भाग्य का सितारा अभी डूबा नहीं है। सुरगल देवता ने तुझे अपनी शरण में बुला लिया है। कास्तू ने एक और उपला उलटकर देखा। दीमक कुलबुला उठी। कुर कुर कुर। कोडू टिक टिक करता चुन चुन कर कीड़े खाने लगा। छोटे छोटे उपले और बड़े बड़े ढोकले, उनमें से कुछ खुश्क होकर भुरभुरा चुके हैं, कुछ बाहर से सूखे लेकिन भीतर से गीले हैं। इनके अंदर कीड़ों की कुरबुलाहट देखकर कास्तू के शरीर में ऐंठन सी होने लगती है। उसकी जीभ बेजायका हो उठती है। उस रात जब जगतू को जातर पड़ी तो कास्तू ने भी महाकाली का रूप धारण कर लिया। एक हाथ से उसने जगतू की बाह मरोड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी लटकती लटें नोचती हुई पूछ रही थी, अरे बरवाले, क्या समझकर तूने मुझ पर हाथ डाला है? मेरे महाशय ने इकट्ठे 2 खून किए थे, तो एक खून करने की ताकत तो मेरे में भी है। बोल पापी, पाखंडी। जगतू ने कास्तू को मां कहकर पुकारा और मिन्नत खुशामद करके उससे अपनी जान बख्शाई थी। उसी रात कास्तू वहां से चली गई थी।
बरवाले को उसने क्षमा कर दिया, लेकिन क्रोध से उसका जिस्म कांप रहा था। अलगोजों पर कोई चन्न पहाड़ी गीत की धुन बजा रहा था। सावन महीने की घुप अंधेरी रात थी। कास्तू का भयानक रूप देखकर बस्ती के कुत्ते भौंकने लगे। अंधेरे में किसे देखकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं? शौको चौकीदार का स्वर सुनाई पड़ा। जी पता नहीं, टोले के तमाम पिल्ले क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। तू कौन है? मैं परदेसन हूं। शौको चौकीदार ने करीब आकर दियासलाई जलाई। टोले में किसके यहां जाना है तुझे? जिसके यहां ठिकाना मिल सके, मेहनत मजूरी करके, जहां 2 रोटी का टुकड़ा मिल जाए। शौको ने जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और तब दियासलाई जलाकर कास्तू की ओर देखा। क्या जात है तेरी? महाशी, लेकिन यहां अलगोजे कौन बजा रहा था? क्यों? कुछ नहीं, मुझे हौसला हुआ था कि चलो कोई ना कोई जाग रहा है। शौको ने एक लंबा कच खींचा। कास्तू को शौको के गले से लटक रही अलगोजों की जोड़ी दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगी, मेरा महाशा भी ऐसे ही अलगोजे बजाया करता था। कास्तू शौको के घर आ बसी। चौकीदार के घर पर उसकी बूढ़ी माँ ही थी। कास्तू ने अपने कामकाज से माँ बेटे का मन जीत लिया। बस्ती में कानाफूसी होने लगी। शौको चौकीदार कोई पहाड़ी रखेल ले आया है। जगतो बरवाले में भी देवते का प्रवेश हुआ। बस्ती पर भारी मुसीबत आने वाली है। घोड़ बंगाल की एक जादूगरनी ने टोले पर अपना खूनी पंजा जमा लिया है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता वह मसान से अपना काम धंधा करवाती है। मसान रातों रात शौको के खेतों में नलाई गुड़ाई कर देता है। वह एक गट्ठे में इतनी घास लाती है जिसको पशु 3 दिन खाए तो भी खत्म न हो। यह सब सुनकर शौको की मां कहती, बेटा लोग सच ही कह रहे हैं, बरवाला कभी झूठ नहीं बोलता। सचमुच यह जनानी कोई छलावा है, भाड़ में जाए उसका काम। बेटा इसे तुम घर से निकाल दो। ये सब सुनकर शौको मुस्कुरा देता और अकेले में अलगोजे बजाने लगता। बुढ़िया बाबा सुरगल के थान पर जाती, अपने सिर पर दोहथर मारकर कहती, बरवाला जी मेरे बेटे को बचा लो, उस जायन ने उसे भेड़ बना रखा है। जगतू दोनों हथेलियां जमीन पर पटक कर मारता और कहता, भारी विपत्ति आने वाली है, देवता नाराज हो गया है। हर रात वह मुझे पकड़ता है, पर मैं किसे जगाऊं? सारी बस्ती सो रही है, ये लोग जागेंगे, लेकिन उस समय जब यह घोड़ बंगाल की जादूगरनी सबको निगल जाएगी। कास्तू उपले पलटती जा रही थी। खोर खोर खोर। स्मृतियों की बर्फानी परतें आज फिर पिघल रही है। हुई बीती बातें मानो लाशों की तरह इस बर्फ तले दफन है। बर्फ में दबी लाशें मानो अभी अभी इनका दम निकला हो। एक एक लाश कास्तू के सामने खड़ी रो रही है। बस्ती में वो पंचायत। शौको की मां की चीख पुकार। पंचों के सामने छाती पीट पीट कर वह कह रही थी, पंचो ये घोड़ बंगालिन मेरे बेटे का कलेजा खा गई है। मेरे कलेजे के टुकड़े का लहू अभी भी इसके होंठों पर चमक रहा है। पंच परमेश्वरों मेरा न्याय करो। जगतू बरवाला एक चांद पर खड़ा होकर कह रहा था, पंचो यह औरत नहीं है, जादूगरनी है, करकसा है, डाकनी है, जिसने अपने कई खस्मों के कलेजे खा लिए हैं। दूसरी ओर छोटा सा बच्चा गोद में लिए कास्तू बैठी थी। वह न बेहोश थी और न होश में। आंसू बह बहकर उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी और वहां केवल कीच ही कीच रह गई थी। लेकिन कास्तू उस दलदल में भी चली जा रही थी, मानो चलना ही उसकी एकमात्र आस्था हो। पंचों का फैसला सिर माथे पर। कास्तू बस्ती से बाहर निकल गई। मर्दों ने उसके पीछे सरसों फेंकी, औरतों ने मुट्टियां भर भर कर राख उड़ाई ताकि यह जादूगरनी दोबारा बस्ती में न लौट आए। कास्तू ने पीछे मुड़कर देखा। वह कांटों भरी यात्रा का एक और मोड़ काट चुकी थी। उसके सामने समतल रास्ता था। नीचे उधर एक नाला बहता था और उसके पार एक गुफा सी बनी थी जहां सर्दियों में चरवाहे ठहरा करते। उसी गुफा में कास्तू अपने बच्चे को लेकर जा बसी। तीतर सूखी मिट्टी में लौट रहा था। कास्तू टकटकी बांधे उसे देख रही थी। मन में वह कह रही थी, बेटा मैं तो पक्षी ही थी, न जाने किस गलती से विधाता ने मुझे मानव रूप में ढाल दिया। भाग्य का चक्कर देखो कि मानव ने मुझे अपनी बिरादरी से ही खारिज कर दिया है। न मुझे चलने दिया, न उड़ान भरने दी। उसी समय चरवाहे लड़के पशुओं को वापस घर लाते हुए नाले के दूसरे किनारे से चिल्ला उठे, कासो कासो कानसो।
कास्तू भी गोया उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठी हो। वह उन लड़कों से भी ऊंची आवाज में चिल्ला उठी, हाँ, ये कोड़ू तीतर नहीं, कांसू ही है, तुम्हारी माँ का कसम। ये सुनकर लड़के हंस हंस कर लौटपोट होने लगे। टोले के बूढ़े जवान सभी सुरगल देवता की सौगंध खाकर कहते हैं, कांसू का कलेजा भी कास्तू ने ही निकाला था। वह जगतू बरवाला ढोल और कांसी की थाली के ताल पर, कण छांटने के ढोंग पर चावल के दाने गिनकर भूत और भविष्य का हाल बताता था। कांसू की आत्मा कास्तू के काले तीतर के अंदर ही कैद है। ये कोई मामूली औरत नहीं, घोड़ बंगाली की। ये बातें मानो हवा के घोड़े पर सवार होकर कास्तू के कानों तक भी पहुंची थी। वह जगतू बरवाले का नाम ले लेकर जमीन पर ठोकती और अपने बाल इस तरह नोच तो मानो अब भी जगतू की लटें नोच रही हो। ए बरवाले, गूगल धूप की सुगंध में छिपा तेरा असली रूप मैं खूब पहचानती हूँ। तेरा भ्रष्ट काम उपनों के नीचे पलने वाले गंदे कीड़े से भी बुरा है। ए पापी, तेरा पाप पंख से भरा शरीर लोहे की सांकलों की मार से और ज्यादा पापी और बेशर्म हो गया है। कास्तू अपने पति को अपना मालिक ही नहीं बल्कि घर का चिराग भी समझती थी। घर तो अब उजड़ चुका था, लेकिन चिराग की उस गुफा में भी जरूरत थी। और कास्तू का अंतिम चिराग था कांसू, जिसका न घर था न घाट। वह कस्बे की कचहरियों में झूठी गवाही देता और बस्ती से अवैध शराब ले जाकर कस्बे में बेचा करता। स्वयं भी वह पक्का शराबी था। एक दिन शाम को ज्यादा पीकर नाले के पार गिर पड़ा। गिरना उसके लिए कोई अनहोनी बात न थी, क्योंकि अपने जीवन में वह चला कम और गिरा अधिक था। अगली सुबह कास्तू ने वहां जाकर देखा कि वह उसी तरह मूर्छित पड़ा है। कास्तू घबरा गई। माथा फूटे इस भाग्य का। अब एक और कलेजा उसके जिम्मे चढ़ने लगा था। वह उसके करीब गई। कांसू की सांस अब भी चल रही थी। वह उसे उठाकर ले आई और 10 दिन तक उसकी सेवा में लगी रही। बच्चे को पीठ पर उठाए वह कस्बे में जाकर परोला, झाड़ू और छकरिया बेचती और उन पैसों से कांसू के लिए दवाई वगैरह खरीद लाती। कांसू ठीक हुआ तो एक दिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगा, कास्तू मोई, इस बार तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन आखिर एक दिन तो मुझे कहीं रास्ते में ही गिरकर मरना है। कास्तू जवाब देती, अगर मैं बचाने वाली होती तो अपने उन 2 खस्मों को न बचा लेती। नहीं, मैं बचाने वाली नहीं हूँ, खाने वाली हूँ। बस्ती का बच्चा बच्चा मुझे घोड़ बंगालिन कहता है। कांसू ने कहा, पहले तो तू न थी, लेकिन अब इस उजड़ बियाबान में रहकर जरूर ही घोड़ बंगालिन हो जाएगी। अरे मोई, आदमी को आदमी का सहारा होता है। कास्तू ठंडी आह भरकर कहती, कांसू, विधाता ने मेरी मान में सिंदूर नहीं उपलों की राख भरने लिखी है, इसलिए जिधर जाती हो मुझ पर राख ही पड़ती है। इन कांसू अपनी छाती बजाकर कहता। कास्तू मोई, अगर यह बात है तो कांसू विधाता के लिखे को मिटाकर तेरी मान में सिंदूर भरेगा। महाशों के टोले में एक बार फिर भूचाल आ गया। औरतों में चर्चा हो रही थी, ये मर्द निघोड़े इनका सीना जले, कैसे गए गुजरे होते हैं। देखो ना, वह घोड़ बंगाल की राण एक एक करके उनके कलेजे खाई जा रही है और ये मर्द फिर भी उसी की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे वही राण दुनिया में एक हुस्न परी रह गई हो। और मर्दों की टोली कह रही थी, यह साली महाशी डायन ही नहीं है, इसके पास वशीकरण मंत्र भी है। एक के बाद दूसरा परवाना उस पर जान देने चला आता है। उधर जगतू बरवाला अपने शरीर को थरथराकर और छाती ठोककर भविष्यवाणी कर रहा था। यह करकसा डाकनी एक दिन कांसू का कलेजा भी निकालकर खा जाएगी। अगर ऐसा न हुआ कि सुरगल देवता का यह चेला भेड़े मोड़ने वाली कैंची से अपनी यह लटें कटवा लेगा। जय सुरगल बाबा, तेरी साम। ये सब बातें सुनकर कांसू आंखें बंद कर लेता और जोरदार ठहाका लगाकर कहता, कास्तू, तू बिल्कुल चिंता न कर, मेरे जिगर को पहले ही शराब चाट चुकी है। सूरज की सुनहरी टिकिया गोता लगाने की तैयारी में थी। कास्तू के शरीर का प्रत्येक अंग आज टूट रहा था। सूखे हुए उपले उसने एक ओर रख दिए तो कोड़ू ने उस खाली जगह से दीमक का शिकार किया और फिर पेट भरने पर आड़ू की एक टहनी पर बैठकर चोंच से अपने पर खुजाने लगा। यह आवाज सुनकर कास्तू के समक्ष उसके बच्चे के 2 छोटे छोटे कोमल हाथ आ गए, जिनमें कंगन पड़े हुए थे। ये कंगन आखिरी बार तब छनके थे जब कास्तू ने बच्चे के बुखार से तपे हुए हाथों से उन्हें उतारा था।
कितनी देर तक वह उन छोटे छोटे कंगनों को घूर घूर कर देखती रही और फिर उनमें से एक घुंघरू उतार कर वह कंगन उसने कामसू को दे दिए और एक आह भरकर बोली थी, यह कंगन मेरे चौकीदार ने बड़े चाव से बनवाए थे। चौकीदार का नाम सुनकर कामसू तुनक कर बोला, अगर तेरा बच्चा बच गया तो इसे मैं सोने के कंगन बनवा दूंगा। अरे मैं भी अदालतों का सूरमा हो, जिसके खिलाफ गवाही दे दो। कांसू डॉक्टर को बुलाने शहर चला गया। कास्तु अपने क्षीणकाय बच्चे को गोद में लिए उसे ममतालू नजरों से देख रही थी। बच्चे को मियादी बुखार हो गया था और वह बेचारा इस तरह कराह रहा था मानो जंगल में बिल्ली कराह रही हो। दिन चढ़ गया। कांसू डॉक्टर को लेकर न पहुंचा और कास्तु का इकलौता बेटा हमेशा के लिए सो गया। कांसू की राह देखते देखते आखिर दोपहर के बाद कास्तु ने नाले पार जाकर एक गड्ढा खोदा और बच्चे को अच्छी तरह नहा धुलाकर गड्ढे में लिटा दिया। वह विलाप कर रही थी, बच्चे, मैं टोले वालों के डर से जोर जोर से रो भी नहीं सकती, क्योंकि सुनकर वे कहेंगे मैंने अपने बेटे का कलेजा भी खा लिया है। बेटा, मैं तेरा इलाज भी न करवा सकी और मैंने तेरे कंगन छीन लिए। मेरे बेटे। रात भर वह अपने बच्चे की कब्र पर बैठी रोती रही, पर कांसू वापस न आया। दूसरी सुबह रेजेन बरोजा धोने वाले ने बस्ती में सूचना दी कि कांसू धक्की पर मरा पड़ा है। बस्ती के झोपड़ों के दरवाजे और खिड़कियां बड़ाक से खुलने लगी। रात को सुरगल देवता के थान पर ढोलक और थाली छनछना उठी। जगतू अपनी लटें नचा नचा कर जातर कर रहा था। जय सच्ची शक्ति वाले, अपने चेले के बोल सच्चे करने वाले देवता, तेरी साम। जय जय सुरगल महाराज। गर्मियों में कास्तु हर रोज अपने बच्चे की कब्र पर बरहिंकर के हरे पत्ते बिछा आती ताकि उसके जिगर के टुकड़े को धूप न लगे। एक दिन वह बरहिंकर के पत्ते तोड़ रही थी कि झाड़ी में से काले तीतर का एक बच्चा कुरकुर करता हुआ बाहर निकल भागा। कास्तु ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसे ऐसे लगा जैसे उसका ही बेटा तीतर बनकर पून आ गया हो। वह अपने बच्चे को कोड़ो कहकर बुलाती थी, इसीलिए तीतर को भी वह इसी नाम से बुलाने लगी। अपने बच्चे के कंगनों से उतारा हुआ घुंघरू उसने कोड़ो के गले में डाल दिया। इधर जगतू ने टोले में अफवाह उड़ा दी कि कास्तु ने तीतर में कांसू की रूह कैद कर रखी है। कास्तु ने यह शरारतपूर्ण अफवाह सुनी तो तड़प उठी, माथा फूटे इस पापी बरवाले का। काड़ू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, वह जिगर का टुकड़ा जो बिन इलाज के आज भी नाले के पार लेटा हुआ है। उसकी कब्र पर मैं बरहींकर के पत्ते बिछाती हूँ। कार्तिक महीने के सोने सोने आकाश पर लाली छाई हुई थी। कास्तु घुटनों पर हाथ रखे खड़ी थी। कोड़ू अभी तक अपने पर कुरेद रहा था। कास्तु ने उसके पास आकर कहा, आओ बेटा कोड़ू, घर चलें। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो कोड़ू कुछ बिदका और फुर्र करके उड़ गया। कास्तु को यूं लगा जैसे उसके अपने प्राण पखलेरू उड़े जा रहे हो। कोड़ू कोड़ू। गिरती लड़खड़ाती कास्तु उसी ओर भागी जिधर कोड़ू उड़ा था। चबूतरे वाले बोहड़ के पेड़ तक उड़ता हुआ वह दिखाई दिया। उसके बाद कास्तु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कोड़ू बेटा, तूने अपना धर्म नहीं निभाया, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। बस्ती के बाहर कोड़ू कोड़ू पुकारती रही, लेकिन कास्तु की गुफा आज वीरान और सुनसान थी। कोड़ू का बांस की तीलियों वाला खाली पिंजरा ऐसे दिखता था मानो कास्तु का शव पड़ा हो। आज फिर वह लहूलुहान हो गई। उसका तमाम बदन आज फिर टीसने लगा। वह कह रही थी, कोड़ू बेटे, बस्ती वालों की झूठी बातों को, जगतू बरवाले की पाप भरी अफवाहों को मुझे एक एक करके छोड़ जाने वाले तुम लोगों ने सच्चा कर दिया है। और गुफा के बाहर जोर की आंधी चलने लगी। कास्तु को कोड़ू के गले में पड़े हुए घुंघरू की डोरी का ध्यान आया। कहीं वह डोर किसी पेड़ की टहनी से उलझ गई तो। उसकी आंखों के आगे पेड़ की टहनी से लटकता हुआ कोड़ू आ जाता और वह घबराहट में बाहर निकल आती और चिल्लाने लगती, कुर कुर कुर। 2 वर्ष पूर्व एक बार कास्तु बीमार पड़ी थी तो पानी पिलाने वाला भी कोई न था। उसने समझ लिया था अब आखिरी बेला आ पहुंची है। उसे अब जीते रहने की चाह न थी, लेकिन यह चिंता उसकी जान को खाई जाती थी कि उसके बाद कोड़ू का क्या बनेगा। उसकी देखभाल कौन करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा उसे। फिर जैसे कोई उसके भीतर से पुकार कर कहा कि वह मरेगी नहीं, कोड़ू को असहाय छोड़कर नहीं जाएगी वह। और सचमुच वह निरोग हो गई। पर आज कोड़ू ही उसे छोड़कर चला गया। कास्तु को यूं लगने लगा
जैसे आज की रात उसकी अंतिम रात है। अब जीवन का आखिरी मोड़ चला आया। वह जमीन पर लेट गई। उसकी आंसुओं के बांध आज फिर टूट गए। वह एक पीड़ा से पगी आह भरकर सोच रही थी, हाँ, मैंने क्या सोचा था। 1 महीना पहले उसे पता चला था कि घोरणी गांव में किसी आदमी ने मादा तीतर पाल रखी है। कोड़ों के लिए मादा तीतर प्राप्त करने के लिए उसने किसी से सिफारिश भी करवाई थी, और तब उसे ख्याल आया था कि अब कोड़ों के लिए एक बड़े पिंजरे की जरूरत पड़ जाएगी। चश्मे बद्दूर अब कोड़ों अपनी गृहस्थी बसाएगा, और कास्तू ऐसे खुश होने लगी मानो सचमुच वह किसी की सास, किसी की दादी बनने वाली हो। कास्तू ने धीरे से करवट बदली। उसका शरीर निढाल और अचेत हो चुका था। सांस धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हर श्वास के साथ कोड़ों कोड़ों की मध्यम सी ध्वनि आ रही थी। इसी दुर्वस्था में रात का आखिरी पहर बीत गया। सहसा कास्तू के कानों में कोई चिर परिचित आवाज पड़ी। वह गहरी बेहोशी की समाधि से निकल आई और उठकर बैठ गई। सुबह की मध्यम रोशनी गुफा में प्रवेश कर रही थी। कास्तू को यूं लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसे महसूस हुआ बाहर आड़ू के पेड़ पर बैठे किसी पंछी, शायद कोड़ू के गले में पड़ा घुंघरू बज रहा है, छन तुन छन तुन। कास्तू की आंखों से ममता भरे आंसू टपक पड़े और हठात उसके मुंह से निकला, कोड़ू बेटे। क्या वह पागल है? ये प्रश्न श्रीनगर के एक कोचे से दूसरे तक तेजी से फैलता जा रहा था। लाल चौक के मध्य वह मूक विज्ञापन की तरह खड़ा था। उसने गले में लकड़ी की चौड़ी तख्ती पहन रखी थी, जिस पर उर्दू में लिखा था, मेरा नाम मोतीलाल सराफ, मैं गगुनहगार है। मेरा गुनाह में वादी कश्मीर में पैदा हुआ। मैंने धरती की इस जन्नत से बेइंतहा प्यार किया। आने जाने वाले राह गुजर उस पर बेपरवाही की एक नजर डालते और आगे चले जाते। कोई परिचित देखकर कह देता, मास्टर पागल हो गया है। ऐसे शब्द सुनते ही मोतीलाल सराफ एकाएक गला फाड़कर चिल्ला उठता, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। पागल वे हैं जो शेख नूरुद्दीन की मिट्टी खज्जल कर रहे हैं। पागल वे हैं जो ललदियत की प्रेम पगी वाणी भुला बैठे हैं। कोई अजनबी मुसाफिर कह देता, बट्ट गोली को बुलावा भेज रहा है। एकाएक सराफ चिल्ला उठता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मारो मुझे गोली, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की संतान हो। मैं मेहनत कश काशर हो। मैं ही केसर के फूलों में बसी हुई मादक खुशबू हो। मैं चश्मा शाही का निर्मल नीर हो। मैं देवी खीर भवानी के हवन कुंड का पवित्र धुआं हो, और मैं ही वादी के अंतर्मन की आवाज हो। दीदे फाड़कर क्यों देख रहे हो? मुझे गोली मार दो, मारो गोली। बट बादशाह, हालात पहले जैसे नहीं हैं, पागल मत बनो। सहसा कहीं से आवाज आई, हालात को बिगाड़ने वाले छिपकर तीर क्यों चला रहे हैं? मैं कहता हूं, सामने आकर मेरे साथ बहस करो, उसने ललकार भरे स्वर में कहा। सड़क पार से यह सब देख रहे 2 युवक उत्सुकतावश उसके करीब चले आए। उसकी बातें सुनकर एक ने दूसरे से कहा, इसे पागल खाने में पहुंचाने की जरूरत है। तुरंत मोतीलाल बोल पड़ा, पागल खाने में तो तुम्हें ले जाना चाहिए, जिन्होंने कि इस शांतवादी को पागल खाने में तब्दील करने की ठान ली है। किंतु तुम सब कान खोलकर मेरी बात सुनो, मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। उससे परे जाते हुए युवक बोले, इसे जान प्यारी नहीं है, इसीलिए इतने ऊंचे स्वर में ललकार रहा है। सचमुच सराफ की आवाज ललकार से भरी हुई थी। वह बोला, अपनी पीठ पर मैंने डोगरा शाही के दर्जनों कोड़े खाए थे। शेख साहब के संग मैंने भी जेलें काटी थी। उस शख्सी राज का जुर्म भी मेरी जबान बंद न कर सका। मन ही मन सराफ सोच रहा था कि ये लोग जरूर उसे पागल समझ रहे होंगे, पर वे लोग जो सन 1990 से आजादी मांग रहे हैं, उन्हें सच्चाई के रूबरू लाना क्या कम जरूरी है। उसके मन में आया कि वह ट्रैफिक के सिपाही की तरह आती जाती गाड़ियों को अपने बाजू हिलाते हुए इशारे दे। भोले भटकों को राह दिखाना क्या पागलपन है? कोई तेज रफ्तार से आती जाती गाड़ियों को संकेत नहीं देगा तो हर कदम पर हादसे नहीं होने लगेंगे? जो राह से हटकर भाग रहे हैं वे उसे लाख पागल कहें, वह सच कहने का पागलपन नहीं छोड़ेगा। सच बोलना ही तो आजादी है। आजाद देश में आजादी के नारे लगाने वालों को मृग तृष्णा में भटकता हिरण मानकर उसका हृदय रोने को हुआ था। किंतु यह सच है कि आज यह सच्ची और कड़वी बातें कहते हुए उसे स्वतंत्रता की अपरिमित प्रतीति हो रही थी।
सेवानिवृत्ति को मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि अचानक सिर पर बिजली सी आन गिरी। श्रीनगर के आकाश में घनघोर काले बादल घिर आए। लाउडस्पीकरों पर खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। अल्पसंख्यकों के लिए घोर चेतावनियां उभरने लगी। भयंकर परिणामों से आजादी का सूर्य चमकने की सरगोशियां होने लगी। चिनार के घने पेड़ों से बिना पतझड़ के सब्ज पत्ते झड़ने लगे। न जाने क्यों उसे लगा कि दल उदास है। पानी में तैर रही चंद बत्तखें और कुछ एक शिकारे उदासी को और भी गहरा कर रहे थे। डल के किनारों को कीचड़ और मलबा निरंतर अपने आगोश में लेता जा रहा था। कुछ ही बरसों में काई और सरकंडा झील के अंदर दूर तक चले गए थे। ऐसे में स्नान के लिए फिरन उतारने की कोशिश ही की थी कि दुल्लीदार ने उसकी बाह थाम ली। तब आहिस्ता से कुछ इशारा किया और उसे लेकर पेड़ों के झुरमुट में चला आया। मारे, कितनी बार समझाया कि नहाने के वास्ते यहां मत आया कर। 3 मोहल्ले दूर से यहां डल में आकर नहाने की क्या जवाजियत है। तेरे कहने पर मैंने माथे पर तिलक लगाना छोड़ा, जनेऊ उतारकर डल में फेंक दिया। अब तू चाहता है कि मैं यहां नहाना भी छोड़ दूं? पगले, कश्मीर में हालात बदल गए हैं। अब जो भी सरेआम नहाएगा उसका यह काम उसे काफिर नष्ट करने के लिए काफी होगा। तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं? पगले, नहीं नहाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि यदि तुझसे बिना नहाए नहीं रहा जाता तो अपने घर में बाल्टी भर पानी से नहा लिया कर। यहां आना छोड़ दे। यहां पहले ही सुबहाने से तेरी खारबाजी चल रही है। उसकी परवाह कौन करता है? तुझे शायद मालूम नहीं, मेरे नहाने पर जब उसने एतराज किया था तो कैसे मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। साला कहता था कि उनकी खिड़की डल की ओर खुलती है और तू हमारी औरतों के सामने कपड़े खोलकर नहाता है। ये बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर है। जब मैंने उसे बतलाया कि पहले तो तूने डल की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाया, तब बिन नक्शों के मकान बनवा लिया। अब तू लोगों को झील में नहाने से मना करने लगा है। लोगों के नहाने से यदि तेरी बेइज्जती होती है तो अपनी खिड़कियों के पल्लों पर कील जड़वा दे या फिर औरतों से कह दे कि डल की ओर झांका न करें। बड़ा आया डल का ठेकेदार, ये क्यों नहीं कहता कि खिड़की से उसे घर का कूड़ा करकट डल में फेंकना होता है। तब की बात और थी, अब उनका लड़का जमायतियों में शामिल हो चुका है। इससे क्या होता है, डल पर सीआरपी की गश्त भी तो है। पागल पंडित, बात समझने की कोशिश करो। तेरी छाती से जब किसी जिहादी की गोली निकल जाएगी तब सीआरपी तुझे किस जादू से जीवित कर पाएगी। सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कह तो ठीक रहा है, जिहादी इस बात की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे कि इधर सीआरपी आए और उधर वे किसी बेगुनाह पर गोली चलाए। वह असमंजस में था कि आज आखिरी बार नहा ले या बिना नहाए लौट जाए। उस पर दुल्ली खींच उठा। लौट कर चला जा मेरे भाई। क्या तुझे मालूम नहीं कि हमारे मोहल्ले के रतननाथ और बद्रीनाथ दोनों भाई अपने परिवार और सामान लेकर जम्मू चले गए हैं। दूसरे मोहल्लों के बट लोग धड़ाधड़ कश्मीर छोड़कर अपने सहधर्म वाले लोगों के इलाकों में जा रहे हैं। सराफ के शरीर से पुण्य झुरझुरी सी गुजर गई। हे राम, ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है? मालूम नहीं क्या होने वाला है, किंतु अब अच्छी वारदातें नहीं होंगी। कीकालाल टप्पल के हादसे के बाद लोगों में खलबली मच गई है। एक भाग दौड़ शुरू हो गई है, कहीं जैसे कोई अनहोनी इंतजार में बैठी हो। दुल्ली सराफ को बाजू से थामे दल से परे परे उसके मोहल्ले की ओर चल दिया। फिर उसके मकान की ड्योढ़ी पर रुककर बोला, कुछ दिन नहाएगा धोएगा नहीं या फिर मंदिर में नहीं जाएगा तो तुम्हारा हिंदुओं का अल्लाह तुमसे रूठ नहीं जाएगा। किंतु जमायत वालों का कोई भरोसा नहीं। कुछ समय के लिए यदि तुम्हें जम्मू जाना पड़े तो चला जा, रुपयों की कुछ मदद मैं कर दूंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। किवाड़ खोलकर सराफ की घरवाली चली आई। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय की परछाइयां तैर रही थी। हाँ, अंदर बैठ, सराफ ने दुल्ली से कहा। इस वक्त नहीं भैया, जमायत वालों की कड़ी निगाह है कि पंडितों के घरों में किसका आना जाना है ताकि उन्हें गद्दार घोषित किया जा सके। अब दीवारें मौन नहीं रही, वे कान बन गई है। कहावे का प्याला पी जाते। सराफ की पत्नी ने कहा, भाभी नहीं, अंधेरा होने पर आऊंगा। यदि कोई जरूरी खबर होगी तो आकर आहिस्ता से दस्तक दूंगा। वह जाते हुए बोला। सराफ के श्वासों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सोच कुंद हो चली थी। घरवाली बार बार पूछ रही थी, हमारे हमसाए हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे? मोतीलाल से उत्तर नहीं बन पड़ रहा था। क्या वे हमें काट कर मार डालेंगे?
कैसी पगली औरत है वे हमसाए जो तुझे बड़ी माँ कहते हैं और मुझे उस्ताद जी कहते कहते जिनकी जिह्वा नहीं, अघाती वे ऐसा कुफ्र कैसे कर सकते हैं। सुना है लड़के हिमाकतों पर उतर आए हैं, सबके पास ठाई ठुस करने वाले घातक हथियार भी है। मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है। घबराहट में लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। क्या लड़के नहीं जानते कि यह खतरनाक खेल है? सुना है लड़के सरहद पार से हथियार और ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास एक ही नारा है, निजाम ए मुस्तफा। इन शब्दों का असर कुछ ऐसा हुआ कि सराफ का चेहरा पीला पड़ गया। खुद को संभालते हुए बोला, न जाने तुझे ऐसी डरावनी बातें कौन सुना जाता है। भले मानुस, तमाम लोग हमारे दुश्मन नहीं है, 4 हमदर्द भी है। कुछ देर चुप रहकर वह बोली, गुलकाक की घरवाली ही आपके पीछे आई थी। उसे उसके पोते ने बतलाया था कि जनवरी महीने में अमुक तारीख को कश्मीर में अजदी आएगी। कौन आएगी? वही मोही अजदी। तब जिहादी अपना झंडा फहराएंगे। ओ समझा, आजादी जाए भाड़ में अजदी। गुलकाक के पोते ने कहला भेजा है कि उस्ताद जी से कहिए, अजदी की बिजली जब गिरेगी वह गुनहगारों और बेगुनाहों दोनों को भस्म कर डालेगी। उसने यह हमदर्दी जतलाई है, यह धमकी भेजी है। हमारे लिए तो हमदर्दी ही है। उसने खबर भिजवाई है ताकि हम बेखबरी की दशा में मारे न जाए। और क्या कहा है उसने? उसने यह भी कहा है कि तुम अपना इंतजाम कर लो। इंतजाम कर लो? सराफ ने हैरानी से पूछा। यही कि किराए का ट्रक लेकर सामान सहित जम्मू चले जाइए। क्यों चले जाए जम्मू? हमारा कसूर क्या है? हम यही पैदा हुए, पल्ले बढ़े। बाहर जाकर दर-बदर होने से बेहतर है कि कोई गोली मारकर यही शहीद कर दे। सुनकर सराफिन एकाएक कांप उठी। फिर एक तक सराफ की आंखों में देखते हुए बोली, मरने की बात मत कर मेरे मूर्ख पति। मर जाने से जीवित रहना हर सूरत में बेहतर है। क्या कश्मीर की धरती बेगुनाह अध्यापक के लहू की प्यासी हो चुकी है? एकाएक वह बुड़बुड़ाने लगा। सामने रखी चाय का प्याला खाली हो चुका था। सोच कुंद थी और जबान बंद। कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? हमारी रक्षा कौन करेगा? कल तक हम सारे सुखी थे, अचानक निश्चिंतता की वो चादर किसने खींच ली? जीवित रहने के लिए क्या इस सरजमी को तजना जरूरी है? वह भूखंड जिसे हम स्वर्ग मानते हैं और खुद को धन्य धन्य मानते हैं, इस वादी के वारिस हिंदू मुस्लिम हम सारे गाते हैं, रिंद पोषमाल गिंद नेत्राई लो लो। हे ईश्वर, हे माँ वीर भवानी, हम पर कृपा करना। रात के अंधेरे में कुछ अनचीन ही आवाजें कानों में पड़ी। आवाजें ज्यों कालिक की तूफानी आबशारें थी। बहुत बुरा कुछ होने वाला है। अंधेरा सरगोशिया करता प्रतीत हो रहा था। आदम का बेटा कसाई हो जाएगा। रक्त की बाढ़ देखकर भी उसके भीतर दर्द की अनुभूति न उभरेगी। कराक 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 लोहे के कोके लगे भारी जूतों की गश्त। सिर जोड़कर खड़े स्तब्ध चिनार। दीवारों की ओट में सड़कों पर प्रतीक्षा कर रहे हादसे। कुछ ऐसा है जो दर्द की बरसात लाने को उतावला है। वह कौन है? अचानक किवाड़ों पर दस्तक हुई। वह कांप उठा। काटो तो खून नहीं। अपनी घबराहट को छिपाकर उसने लालटेन की रोशनी कम कर दी। मोती लाला, इस स्याह रात में किसी बट्ट के दरवाजे पर दस्तक का भला क्या मतलब है? सराफ से उसकी पत्नी ने पूछा। वही मतलब है जो किसी दूसरे के किवाड़ों पर ठक ठक होने पर होता है। मालूम पड़ता है वह जालिम घड़ी चली आई है। कैसी जालिम घड़ी? वह घड़ी जब जालिम बेबस मुर्गों की तरह हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। हाय! एकाएक वह कांप उठा। तब खुद को संभालते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीरी लोग मुर्गे और मानव में फर्क पहचानते हैं। सदियों तक जुल्म सहने वाले कश्मीरी जालिम नहीं बन सकते। वे इंसानी जिंदगी की कीमत पहचानते हैं। दोबारा किवाड़ों पर दस्तक हुई। सराफ की आवाज को फालिज मार गया। इतने आहिस्ता से दस्तक? जरूर यह दुल्ली रार है। उसने कहा था वह आएगा। किवाड़ के निकट जाकर उसने धीमे स्वर में पूछा, दुल्ली? हाँ, वैसे ही धीमे स्वर में उत्तर उभरा। किवाड़ खुले फिर बंद हो गए। मैं कहती थी ना कि दुल्ली होगा। तो यह भी तो कह रही थी कि हमारी आखिरी घड़ी चली आई है। सराफ ने प्रसन्न को व्यंग्य की ओर मोड़ते हुए कहा, मैं तो हुई औरत जात, जन्म से डरपोक, किंतु तुझ जैसे शेर दिल मर्द के दिल की धक धक बाहर क्यों सुनाई दे रही थी? दुल्ली बोला।
मैं सोच रहा था कि अब तलक आप सो गए होंगे। सराफिन ने बेबसी से भरा लंबा सांस छोड़कर कहा, इन आंखों से नींद का वैर हो गया है। चिंता की आंधियां नींद की बदरियों को आंखों में उतरने नहीं देती। कैसा खराब वक्त आ गया है। भाई साहब, नगर की खबर क्या है? दुल्ली की ओर देखते हुए सराफिन ने पूछा। खबर जानना चाहती हो तो रेडियो लगा ले, भली लोग, सराफ ने कहा। जो असल खबर है वह रेडियो पर नहीं आती। रेडियो वाली खबरें छिपाते अधिक हैं, बताते कम है। उनकी एक आध खबर ही यकीन के काबिल होती है। तुझे ऐसे वहम कौन डाल जाता है? सराफ ने पूछा। उत्तर दुल्लीदार ने दिया। भाभी ठीक कह रही है। मोतीलाला कीकालाल टपलू के बारे में रेडियो यही खबर देता रहा कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि वह बेचारा गोली लगते ही सरे बाजार दम तोड़ चुका था। सरकारी खबरों पर कैसे यकीन आए? फिर आज की सही खबर क्या है? मोतीलाल ने खींच को छिपाते हुए पूछा। असल खबर यह है कि दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दुल्ली बेझिझक कह गया। ऐसी बातें बतलाकर तू क्या हमें डराने आया है? इस बार सराफ की खींच फूट कर बाहर निकल आई। बात यूं है कि मेरी घरवाली ने कुछ रुपए भेजे हैं, 2000 है। इन्हें हमारी ओर से मदद समझना, इन्हें लौटाना नहीं, उसने ताकीद की है। और यह भी कहला भेजा है कि जितनी जल्दी बन पड़े यहां से चले जाइए। बीमार ना होती तो यही बातें कहने वह खुद आई होती। चारपाई पकड़े उसे 8 दिन हो चले हैं। बीमारी की हालत में भी उसे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। सगे रिश्तेदार इतना अपनापा नहीं रखते जितना उसे हमारे साथ है, सराफिन ने कहा। मेरे दोस्त दुल्ली, सहानुभूति की जो दौलत तुम्हारे पास है वही मेरी ताकत है। मुझे रुपयों की आवश्यकता नहीं, वह इसलिए कि मैंने आज तक कर्ज नहीं लिया। मैंने इल्म की दौलत 2-2 हाथों से बांटी है, कभी किसी से कानी कौड़ी तक नहीं ली। मगर बाहर जाने पर रुपयों की जरूरत पड़ती है। मैंने यह कब कहा कि अपना चूल्हा छौंका छोड़कर जा रहा हूं? मुझे मरना मंजूर है, किंतु अपना घर द्वार तजना मेरे लिए गाय की सौगंध तोड़ने जैसा है। काफी देर तक कानाफूसी चलती रही। हार कर दुल्लीदार को अपने रुपयों सहित वापस लौटना पड़ा। प्रातःकाल में आंख लगी, किंतु जल्दी ही नींद टूट गई। नींद पूरी नहीं हो पाई थी तो भी आंख खुलते ही लगा डर के बादल उड़ चुके हैं। मन के भीतर पक्की गांठ बंध गई थी, मुझे घर नहीं छोड़ना है। जलावन की लकड़ियां जमा करने वाली कोठरी से एक स्कूली तख्ती निकालकर इस पर जम्मू कश्मीर की राजभाषा में लिखा, मेरा नाम, मेरा गुनाह वगैरह। तभी सराफिन चाय और कुलचा लेकर चली आई। सराफ को तख्ती गले में लटकाए देखकर उसे जोर का सदमा लगा। उसका मुख खुला का खुला रह गया। भले मानोस, ये क्या करने लगे हो? मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इस बात को नष्ट करने लगा हूं। नहीं जाना होगा तो मत जाना, किंतु इस बात पर बाबेला मचाने की क्या जरूरत है? नष्ट करने में क्या एतराज है? उन्हें गोली मारने के लिए दूसरा टपलू मिल जाएगा। गोली कौन मारेगा? क्या वे इतनी जल्दी भुला बैठे हैं कि मैं उनका उस्ताद हूं? शख्सी राज में मैं और शेख अब्दुल्ला कुछ देर एक ही स्कूल में उस्ताद थे। सैकड़ों तुलबा को उर्दू फारसी पढ़ाकर उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने की कुव्वत किसने दी? तपाक से सराफिन ने उत्तर दिया। गुलकाकी कह रही थी, जिहाद का नारा देने वाले शेख की कब्र उखाड़ने का निश्चय किए बैठे हैं। सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। 47 में हमें बचाने वाला शेख मर चुका है, अब तो उसकी कब्र भी खतरे में है। सराफ की आंखों में शून्य व्याप्त हो गया। एक तक सराफिन को देखता रह गया। पति के माथे पर सिमट आई रेखाओं को दुश्चिंता की लकीरें मानकर वह बोली, मेरी मानकर आज ही चल पड़ो। कौन जाने कब क्या हो जाए। जम्मू पहुंचकर हम भीख मांग लेंगे, किंतु जिंदा तो रह सकेंगे। अरे पगली, इस जन्नत को छोड़कर क्या मैं उस शहर में चला जाऊं जहां मुझे जानने वाला कोई बशर नहीं है, जहां मैं किसी के साथ अपने दिल का सुख दुख साझा नहीं कर सकता। चाय पीकर कुछ खा लो, पेट भरा होने पर ही आदमी अपना भला सोच सकता है। बिना खाए पिए तुझे आने वाला खतरा बड़ा छोटा मालूम पड़ रहा है। मोतीलाल ने कुलचे को एक के बाद एक 3-4 बार काटकर मुंह में भरा और इस तरह चबाने लगा मानो कई दिन से भूखा हो। इतनी जल्दी क्या है, सब्र से खाओ। सब्र से खाओ, इतना वक्त कहाँ है? तुम तो चाय में कुलचा डुबोकर खाया करते थे, आज क्या हो गया कि उसे यूं ही गटक गए?
मैं एक और कुलचा ले आती हूँ। नयन, रहने दे, मुझे बाजार जाना है, कहकर उसने मुख से प्याला जोड़ा और गटगट करता चाय पी गया। फिर तुरंत उठकर बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर मत जाओ, लोग समझेंगे सराफ पागल हो गया है। उसमें भी तेरा ही फायदा है, पागल की घरवाली के हमदर्द बहुत से लोग हो जाते हैं, कहकर वह बाहर चला आया। पीछे पीछे सराफिन भी बाहर निकल आई। मोहल्ले के बुजुर्ग सैयदी साहब की नजर सराफ की तख्ती पर अटक गई। तुरंत वे उसके निकट चले आए। उनके कुछ पूछने से पहले ही सराफ बोल उठा, मैं जा रहा हूं सारे नगर यानी श्रीनगर में यह नश्र करने कि कश्मीर किसी की बपौती जागीर नहीं है। बाबा, इसे समझाइए, यह मर्द क्या करने जा रहा है? सैयदी को सामने पाकर सराफिन के मुख से बरबस निकला। असहमति के स्वर में सराफ बोला, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई गोली मार देगा। कश्मीर की आग अगर इससे बुझती है तो मेरा मर जाना बेहतर है। सैयदी साहब आम दिनों में अक्सर सबसे हंसते हुए मिला करते थे, किंतु कुछ महीनों से उनके चेहरे पर फिक्र और संजीदगी की एक झुर्रियों भरी तह चिपक चुकी है। वे बोले, अपने मोहल्ले में तो कोई कुछ न कहेगा, मगर दूसरे इलाके में ऐसी हिमाकत की तो नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी वक्त मक्खनलाल गोटू उसके समीप आकर खड़ा हो गया। रिश्ते में वह मोतीलाल का साला लगता था। जीजा को बाह से पकड़कर वह बोला, जीजा, उम्र भर तुम नाटक करते रहे हो, अब मुसीबत की इस घड़ी में तो होश करो। मेरी बहन की सांस सूख रही है, तुम घर में बैठकर उसे सहारा दो। सैयदी साहब बोले, आम दिनों जैसे हालात होते तो मैं शायद कुछ न कहता, मगर मौजूदा वक्त में अपनी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए, उसी में भलाई है। मक्खनलाल बोला, आज साय मैं जम्मू जा रहा हूं, ट्रक वाले से बात हो चुकी है, तुम भी उसी में अपना माल असबाब रखकर निकलते बनो। कहां जाऊं मैं? जहां तमाम लोग जा रहे हैं, वहां जहां सिर्फ पत्थर है, जहां सांपों की भरमार है, जहां मार काट करने वाले और दूसरे का खून बहाकर तमाशा देखने वाले लोग रहते हैं। हाँ हाँ वही, मक्खनलाल खींचकर चिल्ला उठा, तुझे याद नहीं होगा पर मैं भूला नहीं हूं। शेख साहब ने जिस वक्त डोगरो कश्मीर छोड़ो का नारा लगाया था, उस वक्त उनके नारे को दोहराने वाला शख्स मैं था। हाँ, मैं मोतीलाल सराफ। शेख को तो कश्मीरियों ने उसकी दिलेरी के लिए शेरे कश्मीर का खिताब दिया, मगर बेचारे आदमी तुझे क्या मिला? तू रहा बकरी का बकरी ही। ये मत भूलो कि बकरी को खाने वाले कई भेड़िए अवसर की ताक में बैठे हुए हैं। मक्खनलाल खींच से उफन रहा था। हुकूमत संभालने पर शेख ने तुझे कौन से तमगे दे डाले? एक सच्चाई की लड़ाई थी हमारी, क्या मैं तगमे पाने के लिए जंगे आजादी में शामिल हुआ था? बुजुर्ग सैयदी बोले, वह उस वक्त का सच था मेरे भाई, और आज का सच यह है कि बाईं हाथ को दायां पहचान नहीं रहा। लड़के अपने माँ बाप के कहने से बाहर हो गए हैं, उनके सिरों पर खून सवार है। मक्खनलाल ने कहा, कल तक जिस शेख का साथी होना फख्र की बात मानी जाती थी, आज वही बात अव्वल गुनाहों में शुमार की जा रही है। मोतीलाल सराफ के पैरों तले की जमीन मानो हिल गई हो। वह अपनी आस्था की पुष्टि करने के लिए बोला, 47 के शोरज की बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आज भी मेरे कानों में वे आवाजें गूंज रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कहकर धनुष से छूटे बाण की भांति बाजार की ओर निकल गया। सराफिन गला फाड़कर रो पड़ी, हे शंकराचार्य के शिव जी, इस पागल आदमी पर कृपा करिए। ओ सैयदी बाबा, इसे समझा बुझाकर वापस ले आइए। ओ मेरे मक्खन लाला, कुछ कर मेरे भाई। मक्खन ने सराफिन को सहारा दिया और सैयदी सहित वे उसे भीतर की ओर ले चले। उसे आश्वासन देकर दोनों सराफ को ढूंढने निकल पड़े। कई गलियां और बाजार छान मारे, किंतु कहीं उसका पता न चला। मोहल्ले की तमाम औरतें घर में आकर बैठ गई। बातों का बाजार गर्म हो गया। आज उस्ताद सराफ की गोलियों से बिंधी लाश घर में आएगी। तमाम लोग मानो उसके शव का इंतजार कर रहे थे। सराफिन काकी का रोना धोना, उसकी दुहाइयां सब उसके गले में सिमट कर रह गई। मुंह से केवल हाय हाय की ध्वनि बाहर आ रही थी। तभी गली में साइकिल की घंटी बजने की आवाज हुई। दीवार से सटाकर साइकिल खड़ी करके हफियाजी कंपाउंडर का लड़का अफरीदी अंदर आया और खुशी में पगे स्वर से बोला, उसका सोग मनाना छोड़ो, वह मरा नहीं है। अचानक प्रश्नों की बरसात होने लगी। उसे तूने देखा है? वह क्या कर रहा था?
उस बेचारे ने सुबह से कुछ खाया तक नहीं। वह तुम्हें कहाँ मिला था? अफरीदी का उत्तर सुनने को जमघट जितना उतावला था, वह बात को उतना ही लटकाकर और चटखारे ले लेकर सुना रहा था। उसका नाम मोतीलाल सराफ है। वह कभी फाके से नहीं मर सकता। वह केवल उस्ताद नहीं, उस्तादों का उस्ताद है। यह मजाक का वक्त नहीं है बेवकूफ, सैयदी ने डपट दिया। मैं उधर से गुजरा तो आगे वह छोचरू खाते हुए चाय सुड़क रहा था। उसने पास बुलाकर मुझे भी एक छोचरू दिया और कहने लगा, ले बेटा ऐश कर, मोहल्ले में जाकर सबको सुना देना कि मुझे अपना नगर छोड़ना नहीं है। देखो तो ये मेरे मुसलमान शागिर्द किस तरह मेरी खिदमत कर रहे हैं। मुझे रोटी खिलाई, चाय पिलाई और अब मेरी टांगें दबा रही हैं। और जाकर अपनी सराफिन काकी को सहारा देना और उसे कहना कि वह घबराए नहीं, हमें कोई कश्मीर से नहीं निकालेगा। कश्मीर में अभी पंडितों कश्मीर छोड़ो का नारा नहीं लगा है। सराफिन के सब्र का पैमाना छूट रहा था। चीखते हुए उसने पूछा, उस पागल को तुमने कहाँ देखा था? ये क्यों नहीं बतला रहा? दौड़ खाकर अफरीदी बोला, उसे मैंने लाल चौक में देखा था। वह ट्रैफिक के सिपाही के लिए बनी छायादार छतरी के नीचे बैठा हुआ सुस्ता रहा था। 2-3 बुजुर्गों का सम्मिलित स्वर उठा, या अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। बहुत से अधीर उठकर खड़े हो गए। हमें फिक्र के दलदल में डालकर उधर वह लाल चौक का बादशाह बना बैठा है। मक्खन लाल बोला, आप सब एक मेहरबानी कीजिए, मैं अपने घर का सामान ट्रक में भरकर लाल चौराहे पर लेकर आता हूँ। आप सब मिलकर यह मदद कीजिए कि सराफ को रस्सियों में जकड़कर ट्रक में डाल दीजिए। दुल्लीदार बोला, पल भर के लिए ट्रक यहाँ लेकर आओगे तो हम सब मिलकर उस्ताद सराफ के घर का सारा सामान इसमें भर देंगे। मक्खन लाल ने सराफिन से कहा, बहन तू पैरों में चप्पल फंसा ले और जो कुछ जरूरी सामान है उसे ले चल, हमें इसी वक्त जम्मू के लिए कूच करना है। सैयदी साहब बोले, उसे जकड़कर जम्मू तक पहुंचाना ठीक नहीं है। आप लोग जम्मू जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, मगर उसे तुम मेरे पास छोड़ जाओ, वह मेरी हिफाजत में रहेगा। कल को इतिहास यह न कहे कि कश्मीरी इतने कमजोर थे कि अपने उस्ताद को हिजरत से न रोक सके। यह मैं नहीं चाहता। वे सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं, हमारी जंगे आज़ादी के सिपाही भी है। मक्खन लाल ने कहा, बाबा आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं है, मगर इस माहौल में उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। माहौल चाहे जितना बदल जाए, सराफ पर आंच नहीं आएगी। अब सैयदी साहब की घरवाली कड़कती आवाज में बोल उठी, अपने खाविंद के बगैर सराफिन काकी कैसे जिंदा रहेगी? अकेले तो इसकी लाश ही जम्मू पहुंचेगी। सैयदी साहब की जबान बंद हो गई। उसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। मक्खन ने कहा, आप चलकर उसे जकड़िए, मैं भी ट्रक लेकर पहुंच जाता हूं। दुल्लीदार ने सुझाव दिया, वह बेहद अड़ियल और जिद्दी आदमी है। क्या मालूम शोर शराबा डालकर पुलिस को बुला ले और सारा खेल चौपट कर दे। इसीलिए फैयाज कंपाउंडर को भी अपने साथ ले चलो। 4 लोगों ने पकड़ रखा होगा तो उसे बेहोशी का टीका लगाकर ट्रक में डाल लेंगे। हाँ, दुल्ली ठीक कहता है। सरेआम चौराहे में उसे बांधेंगे तो सीआरपी हमसे पूछताछ करेगी। हम यह कहकर उसे टीका लगाएंगे कि वह पागल हो गया है। अस्पताल पहुंचाने के लिए इसे बेहोश करना जरूरी है। पड़ोसियों का जत्था लाल चौक की ओर रवाना हो गया। उनके आगे साइकिल की घंटी बजाता अफरीदी चला जा रहा था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।